हेलो बच्चों। हम आज पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला था, वो क्रिमिनोलॉजी पर है, उसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि कितने ब्रांचेस होती हैं। तो सामान्य तौर पर एक को कहते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी क्राइम हुआ तो उसके पीछे का किसी भी क्रिमिनल का मोटिव क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। जैसे एक मर्डर होता है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो अपने पड़ोसी का मर्डर कर देता है। अब एक तो है कि एक्स अपने घर से बाहर निकला और किसी काम से जा रहा था, रास्ते में अचानक से बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा बढ़ा, आसपास उसे कुछ दिखा, उसने ईंटा मारा या किसी तरह उसने धक्का दिया किसी भी रीजन से, और उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, सामने वाले की डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में एक्स का इंटेंशन नहीं था लेकिन क्राइम कमिट हो गया। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक्स अपने घर से ही ये सोच के निकला या अपने घर से ही हथियार लेकर निकला, और जब सामने पड़ोसी आया तो मारपीट के दौरान, झगड़े के दौरान उसने ऐसा हमला किया जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो भी एक्स का पड़ोसी है। इन दोनों सिचुएशन में अंतर है केवल इंटेंशन का, मोटिव का। फिर वही बात आती है कि क्या एक्स की पहले से दुश्मनी थी, क्या रीजंस थे, क्या सरकमस्टेंसेस थे। हर एक चीज के फिर अध्ययन और विवेचना किया जाता है। बेसिकली क्रिमिनल्स का क्या माइंडसेट था जब किसी ने कोई क्राइम कमिट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शराब पी रखा था, उसका जो मेंटल स्टेट था वो नॉर्मल नहीं था, क्या वो डिप्रेशन में था, किसी तरह की मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था, सब्सटेंस एब्यूज में था, कुछ उसने ऐसा कोकेन ड्रग्स या जो भी तरह के नशे हैं वो कर रखे थे, या फिर वो एजिटेशन एंगर या किसी चीज की वजह से परेशान था, या फिर लंबे समय से उसकी लड़ाई चली आ रही थी। मतलब उस घटना के पीछे क्रिमिनल का माइंडसेट क्या था वो पहले यहाँ पर अच्छे से पढ़ा जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है फैक्ट अलग अलग घटनाओं के माध्यम से। उसके बाद उसका मोटिव क्या था, अगेन जो मैंने इंटेंशन का एग्जांपल दिया कि सामने वाले से उसे बदला लेना था, जो भी एक्स पर्सन था उसे बदला लेना था, या उसका अपमान हुआ था उस वजह से वो चिढ़ा था, या उसकी कोई जरूरत थी जो पूरी नहीं हो रही थी वो उसे पूरी करवानी थी। उसके पीछे का उसका मोटिव क्या था ये देखा जाता है। अगेन फिर हम मेंटल कंडीशंस देखते हैं जिसकी मैंने अभी बातचीत की। इसमें हम क्रिमिनल्स की प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग का बेसिक मतलब ये होता है किसी एक व्यक्ति पर लंबे समय तक नजर रखा जाना। पुलिस के द्वारा किसी की जब प्रोफाइलिंग की जाती है तो उस पर नजर रखी जाती है। अगर ये डाउट होता है, एक होता है कि कोई आपका अपराध हो गया, उसके लिए आपने अरेस्ट किया और आगे का प्रोसीजर फॉलो अप कर लिया, लेकिन अगर ऐसा डाउट है कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है, इन फ्यूचर ये किसी तरह का क्राइम कमिट कर सकता है, तो उस पर नजर रखी जाती है। कुछ लोग रिपीटर्स होते हैं। रिपीटर्स का मतलब है कि वो एक क्राइम को बार बार करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी धर्म विशेष को लेकर के होता है कि थाने को, जो भी आपके आसपास का थाना है, उसे पूरी सूचना उस ज्यूरिसडिक्शन या एरिया की होती है। तो जो व्यक्ति बार बार चोरी करता है तो उन्हें ये जानकारी होती है। हमें ऐसा लगता है कि पुलिस को नहीं पता, लेकिन पुलिस को जानकारी होती है क्योंकि उनका उठना बैठना वैसे लोगों के साथ है, लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पुलिस को ये पता होता है कि आसपास कौन कौन व्यक्ति चोर है, और जब भी कोई बड़ी चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले उन्हीं में से किसी को उठा लेती है, या फिर उन पर बराबर नजर रखी जाती है इस बात के लिए कि हो सकता है वो दोबारा से कोई क्राइम कमिट करें। तो इस ये एक प्रोफाइलिंग भी होती है कि आप उस एक क्रिमिनल का पूरा डेटाबेस बना लेते हैं कि वो क्या करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, पूरे दिन में उसका रूटीन क्या है, किन किन लोगों के संपर्क में है, ये पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग कर ली जाती है। और ये आपका फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी में आता है। उसके बेसिस पे फिर ये अध्ययन किया जाता है प्रोफाइलिंग के माध्यम से
कि क्या पॉसिबिलिटी है कि किस दिन ये क्राइम कमिट करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछले 3 बार से उसी दिन चोरी की जिस दिन कोई पब्लिक गैदरिंग थी, मान लीजिए कोई माता का जगराता था। अब माता के जगराता वाले दिन ही वो व्यक्ति चोरी करने निकलता है। तो पुलिस को ये अंदाजा हो गया कि जिस दिन भीड़ एक जगह इकट्ठी होती है, अपने घरों से लोग सब परिवार बाहर जाते हैं, तभी ये किसी तरह का क्राइम कमिट करता है। तो पुलिस उसी स्पेसिफिक डे पर उस पर नजर रखती है। ये प्रोफाइलिंग में आता है। दूसरा है हमारा पीनोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पहला था हमारा क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये है हमारा पीनोलॉजी। पीनोलॉजी में बेसिकली हम पनिशमेंट और प्रिजन मैनेजमेंट को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जब भी किसी ने कोई क्राइम कमिट किया तो उस क्राइम के लिए किस तरह की उसे सजा दी जाएगी, और सजा देने के बाद जब उसे जेल भेजा जाएगा तो किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और वहां पर रहने के दौरान किस तरह से हम उसके रिहेबिलिटेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि जिस व्यक्ति ने क्राइम कमिट किया है वो वापस लौट के समाज की मुख्य धारा में मिल सके। बहुत आसान है किसी को क्रिमिनल टैग दे देना, लेकिन वो भी किसी का भाई होगा, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, किसी के परिवार का सदस्य होगा। तो जो सोसाइटी का रवैया होता है वो कहते हैं क्रिमिनल है एलिमिनेट करो, बट जिसकी फैमिली में होता है आप उससे पूछिए। एग्जाम्पल के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई व्यक्ति रास्ते में आ जाए और किसी वजह से उसकी डेथ हो जाए। आपने उसे हिट किया, उसे पहले से कोई बीमारी थी, हिट आपने हल्का सा किया लेकिन उसकी डेथ हो गई। और उस समय आपके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या आपको सीधे ये कहना चाहिए कि इसे उठा के जेल भेज दो, या फिर ये देखना चाहिए कि इस व्यक्ति को दूसरा मौका देना चाहिए? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जस्टिस सिस्टम की बात होती है तो न्याय के लिए सबसे पहले खुद को उस जगह पर रख कर देखना चाहिए। विक्टिमोलॉजी की बात हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप कहते हैं कि किसी क्रिमिनल के साथ आप सहानुभूति रखिए, तो आपको ये भी देखना होता है कि ये जो ऑफेंस है इसका नेचर क्या है, इसकी ग्रेविटी कितनी है, और साथ में जिस व्यक्ति के साथ ये अपराध हुआ है उस विक्टिम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम किसी भी अपराध को छोटा या बड़ा श्रेणी में नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी हर ऑफेंस की ग्रेविटी अलग होती है। तो जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें जो विक्टिम्स पे असर है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। किसी पर एसिड अटैक हुआ, उसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी, और अब हम उसे कैसे भी डिफाइन करें, किसी लड़के ने कम उम्र में, या हम गलती नहीं कह सकते, वो अपराध होगा। किसी लड़के ने आवेश में आके, लड़कों गलत संगत में होके किसी भी रीजन से उसने किसी लड़की पर एसिड अटैक कर दिया। अब जो एसिड अटैक जिस लड़की पर हुआ उसका तो पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई। सोसाइटल स्ट्रक्चर में लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पब्लिक गैदरिंग में लोग उसे बुलाना नहीं पसंद करेंगे, जिसका फेस खराब है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारी जो सोसाइटी है हमको पैसे पे, हमको चेहरे पे, हमको हमारे लुक्स पे, हमारे टैलेंट पे हर दिन जज करती है। तो ऐसे में कोई उसे पब्लिक गैदरिंग में नहीं बुलाएगा, सोसाइटल वे में एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैरिज नहीं हुई है तो अब आगे होने के चांसेस खत्म हो गए, कम पॉसिबिलिटी है कि कोई एक्सेप्ट करेगा, और हो गई है तो हो सकता है कोई छोड़ दे, बहुत से रीजंस हैं। तो सोसाइटल वे में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको फाइनेंशियल वे में काम मिलने में दिक्कत होगी। सोचिए किसी व्यक्ति के साथ जब कोई व्यक्ति विक्टिम होता है तो वो अपने जीवन में खुद बहुत सी समस्याओं से गुजर रहा है, उसके दिन और रात पहले से बर्बाद हैं, वो एक नारकीय स्थिति में जीने को मजबूर है, और उसके ऊपर से उसे सोशली बाइकआउट कर दिया जाए, उसकी फाइनेंस खराब कर दी जाए, और उसकी पूरी लाइफ आसपास से बर्बाद कर दी जाए, तो मतलब इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? इसीलिए फिर जब हम एज अ लॉ स्टूडेंट हम विक्टिमोलॉजी पढ़ते हैं कि विक्टिम्स को समझने के लिए एक तरफ किसी के साथ गलत हुआ, ऊपर से उसकी पूरी लाइफ जो भी सोशल है, इकोनॉमिक है, फाइनेंस, जितनी भी तरह की लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो व्यक्ति तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा है। कई बार लोग सुसाइड तक चले जाते हैं, कई बार लोग गलत स्टेप्स ले लेते हैं, उस पेन को बियर कर पाना, उस ड्यूरेशन में निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए
बहुत से एनजीओ इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रहे हैं कि लोगों को सपोर्ट कर सकें, उनकी मदद कर सकें इस ट्रॉमा से निकल के बाहर आने के लिए। साथ ही उनको जो भी लीगल नीड्स है वो भी प्रोवाइड की जा सके, तो कोशिश पूरी रहती है एनजीओ के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो सोसाइटी है उसकी जो सेंसिटिविटी का लेवल है वो उतना नहीं है कि वो समाज में होने वाले हर अपराध को सही से समझ सके। इसीलिए कई बार विक्टिम सपोर्ट सिस्टम भी बनाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं, फोर्थ है ब्रांच है हमारा फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी। फॉरेंसिक से आपको पता चल ही रहा होगा, यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। साइंटिफिक डेटा में आपका हो गया डीएनए हो गया, या फिर आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके आई स्कैन हो गए, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब इसमें फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी में आती है। अगर आप और थोड़ा आगे जाकर के देखेंगे, जब से डिजिटल युग आया है, एक स्टेट जो पुलिस को कंट्रोल कर रही है, स्टेट अथॉरिटी है, तो अगर स्टेट चाहे तो किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट कर सकती है। उस वायलेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरह से है कि पहले आप अपने घर के अंदर डिजिटल डिवाइसेस नहीं यूज करते थे, तो जो भी चीजें थी आपके घर के बाहर थी, बट प्रेजेंट टाइम में डिजिटल डिवाइसेस आपके घर के अंदर हैं, तो कोई भी डेटा आपके घर के अंदर से भी निकाल ले जाना बहुत आसान बात है। और आजकल तो पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में ही अवेलेबल रहती हैं। तो ये तो खैर फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी है। और जो दूसरा हमारा डिजिटल एस्पेक्ट में है, उसने एक नई चिंता पैदा किया है कि क्या स्टेट इजीली किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती है या नहीं। अगेन सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, जब हम पढ़ते हैं ये जो किसी भी तरह का क्राइम जब सोसाइटी में कमिट होता है, तो हमें ये देखना होता है कि अगर क्राइम करने वाला व्यक्ति किसी ताकतवर या प्रभुत्वशाली वर्ग से आता है, तो वो सामने वाले विक्टिम को जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो भी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, वो उन्हें लेने नहीं देगा। इसीलिए सोसाइटी की हायरार्की में ये देखा जाता है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो ऐसा ना कर पाए कि नीचे बैठे वाले लोगों को लगातार तंग करें या उनका शोषण करें या उन्हें डराएं धमकाएं। क्योंकि जहां पर भी जानकारी नहीं है, गरीबी है, असमानता है, किसी तरह की जानकारी नहीं है, तो वहां पर ऊपर बैठा वर्ग जो सत्ता में है, जो जानकारी रखता है, वो बड़ी आसानी से नीचे बैठे वर्ग को परेशान कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। इस तरह की समस्याएं उसके जीवन में हो सकती हैं। तो हमने ये पढ़ा कि ब्रांचेस क्या क्या है क्रिमिनोलॉजी की। इससे पहले एक मेरा वीडियो है वो क्रिमिनोलॉजी पे है, ये ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे।